कर्नाटक में इंतखाबात के करीब बीजेपी सरकार बम्बई काबीना में मुसलमानों के 4% रिजर्वेशन को ख़त्म कर दिया है। इस बात का ऐलान खुद मुल्क के होम मिनिस्टर अमित शाह ने भरे मंच में किया है कि उन्होंने कहा है कि मुसलमानों का रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया गया। इस ताल्लुक़ से आज रियासत में मुख्तलिफ़ जगह पर एहतजाज हो रहे हैं। हालांकि मुस्लिम उलमाओं की तरफ से ये कहा गया था कि फ़िलहाल एहतजाज नहीं किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन मुख्तलिफ़ तंजीमों की तरफ से ख़ास करके SDPI की जानिब से एहतजाज हो रहे हैं। यहाँ हमारे साथ SDPI के कुछ लीडरान हैं, उनसे बात करते हैं। सब बताएं कि सबसे ज़्यादा जो नुकसान है 4% रिजर्वेशन ख़त्म करने का, नुकसानात में क्या होगा, कितने मुसलमानों को नुकसान आता है? नहीं, सबसे पहले ये चीज़ है कि बैकवर्ड होने की वजह से, पसमानदा होने की वजह से ये जो है रिजर्वेशन दिया गया था। ये पसमानदा होने के बाद अभी भी सही तरीके से उसका फ़ायदा और टेस्ट और उसका मुफीद हासिल करने से पहले ये रिजर्वेशन निकाला गया है। ये बहुत ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और एक बहुत बड़ा धोखा है। इसमें जो नुकसान हुआ है फ़िलवक्त हमारी मालूमात के मुताबिक तकरीबन 300 मेडिकल सीट्स ज़ाये हुए हैं और तकरीबन 1700 इंजीनियरिंग सीट्स आए हुए हैं। इसी तरीके से गवर्नमेंट जॉब्स के एतबार से अगर हम देखेंगे 2000 जॉब्स के करीब सालाना हमारे जो है गए हैं। पहले ही प्राइवेट पूरा मामला प्राइवेटाइज हो रहा है और प्राइवेट सेक्टर में हमारे को कोई रिजर्वेशन नहीं है। वहाँ पर कंपटीशन के ज़रिए से और बहुत ज़्यादा लॉबी के ज़रिए से, वहाँ पर इन्फ्लुएंस के ज़रिए से जॉब्स मिलते हैं। गवर्नमेंट में एक मौका था, वो भी एक रिजर्वेशन के ज़रिए से मौका था, लेकिन वो अचानक निकाल देने से मुसलमानों के ऊपर बहुत बड़े हालात आए हैं और इन हालात को पूरा करने के लिए दोबारा रिजर्वेशन को बहाल करना ही एक उसका हल है, उसका अल्टरनेट कोई नहीं है। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटका के पूरे असम्बलियों में, डिस्ट्रिक्ट्स में ये एहतजाज दर्ज करा रही है और गवर्नर से अपील करती है कि फ़ौरन इसे रीस्टोर करने के अहकाम जारी करें। अच्छा, इस एहतजाज में बहुत सारे गैर मुसलमान भी, दलित भी, दूसरे तबके के लोग भी आपका साथ दे रहे हैं इसमें? नहीं, पहले से ही जब भी देखिए सेक्युलर, सो कॉल्ड सेक्युलर नहीं, अच्छे सेक्युलर लोग और समाजी इंसाफ के लिए लड़ने वाले, सोशल जस्टिस के लिए लड़ने वाले जितने भी हमारे भाई हैं, वो तमाम भाई हर मज़हब के लोग, यहाँ तक कि लेडीज़ भी आए हैं, जेंट्स भी आए हैं, उलमा इकराम भी हैं, मुख्तलिफ NGOs के ज़िम्मेदार भी आए हैं। ये तमाम लोग जिनको भी इंसाफ की तरफ तवज्जो है और दिल के अंदर बराबरी चाहते हैं, वो तमाम लोग आज हाजिर हैं। ये एक सवाल ये है कि जो प्रेजेंट सिचुएशन है रिजर्वेशन का, वकलगा ने 15% का मुतालबा किया था, इसी तरह से लिंगायत ने 12% या कुछ किया था, तो मुसलमानों का रिजर्वेशन निकाल कर देने की क्या ज़रूरत है? ये सबसे बड़ा सवाल। ये एक सबसे पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये एक बहुत बड़ी सियासी चाल है। जैसा आप लोगों को पहले मालूम होना चाहिए, ये रद्द होने से पहले अगर कर्नाटका के रिजर्वेशन की बात करेंगे तो कैटेगरी 1 के अंदर 4% रिजर्वेशन था, कैटेगरी 2A के अंदर जो है 15% रिजर्वेशन था, कैटेगरी 2B 4% था, कैटेगरी 3A के अंदर 4% और कैटेगरी 3B के अंदर 5%, SC के लिए 15% और ST के लिए 3% था। तो कुल मिलाकर 50% परसेंटेज यहाँ पर इक्वली बांटा गया था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है और बैकवर्ड क्लास का कमीशन कहता है कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं रख सकते। जब 50% से ज़्यादा नहीं रख सकते, वो जुडिशरी को भी पावर नहीं है वो क़ानून को रद्द करने के लिए। जब ऐसे मामले में हाल ही के 2022 के अंदर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती है और SC और ST के रिजर्वेशन को 15% से लेकर 17% किया जाता है और ST का परसेंट 3% से लेकर 7% किया जाता है, तो तब जाकर कर्नाटका का रिजर्वेशन 50 पर 6% हो जाता है, यानी कि 56% ये रिजर्वेशन कर देते हैं। ये सबसे पहले अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दूसरी बात, वकलीगा कम्युनिटी उनके मुताबिक, उनका रिप्रेजेंटेशन के मुताबिक वो 12% का मुतालबा कर रहे थे, वैसे ही लिंगायत कम्युनिटी 15% की मुतालबा कर रहे थे। इनके पास 4% था और इनके पास जो है वकलीगा और लिंगायत के पास 5% था। ये सिर्फ एक चॉकलेट देने के लिए और सियासी एक एजेंडे के तहत और इलेक्शंस को मद्देनज़र रखते हुए सिर्फ एक 2% जो है इनके अंदर बढ़ोतरी करके हैं वकलीगा और लिंगायत को। ये इन्होंने जो है मुसलसल दोनों के कम्युनिटी के धर्मगुरु हो या सियासी लोग हो, हर एक पन्ने से जो है एहतजाज दर्ज किए थे। वो महीनों तक चला था और उसके लिए आज वो कामयाब रहे। लेकिन बम्बई हुकूमत जो है हमारा रिजर्वेशन को छीन कर, मुस्लिम रिजर्वेशन को छीन कर, ये 2% वकलीगा और 2% लिंगायत को जो
वो नाइंसाफ़ी है। अगर चाहते हैं, क्योंकि जैसा SC और ST को 50% से ज़्यादा जाकर 56% जैसा रिजर्वेशन बना है, वैसे ही वो रिजर्वेशन के अंदर एक्स्ट्रा परसेंटेज देकर एक अमेंडमेंट, कानून के अंदर एक अमेंडमेंट, 9th शेड्यूल के अंदर एक अमेंडमेंट एक असेंबली के अंदर पास कर एक बिल पास कर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास रखकर, इनके पास डबल इंजन सरकार है, ये कर सकते थे। जैसे तमिलनाडु हुकूमत 69% को कामयाब रहे, ये क्योंकि ये कोर्ट में रुकने वाला नहीं मामला है, तो इसको कानून के तहत और बिल के तहत ही कर सकते हैं। ये जो बिल के तहत नहीं हो सकता है करके ये हुकूमत को मालूम है, इसके लिए ये नाटक करने के लिए ऐसा इलेक्शन से पहले और कभी भी कोड ऑफ कंडक्ट आने की इम्कानात है, तो इसके तहत ये लोग जो है आवाम को धोखा दे रहे हैं, और ख़ास तौर पर लिंगायत और वकलिका कम्युनिटी को ज़्यादातर धोखा दे रहे हैं। अच्छा ये बताइए, अगर हुकूमत पीछे नहीं हटती है तो किस तरह का एहतजाज करेंगे, क्या करने वाले हैं आप? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत से तरीक़े हैं। उसमें एक तो क़ानूनी तरीक़ा है, दूसरा एहतजाजी तरीक़ा है, डायलॉग्स कर सकते हैं हम, जो है उनको कन्विंस करने के लिए बातचीत भी कर सकते हैं, प्रेशर भी कर सकते हैं, क़ानूनी रास्ते भी अख्तियार कर सकते हैं। जो भी रास्ता ज़रूरत पड़ी वो हम ज़रूर अपनाएंगे। और एक चीज़ मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि उलमा-ए किराम की तरफ से एक डिसीजन था कि एहतजाज में हिस्सा नहीं लेना है, मतलब रास्तों पर नहीं उतरना है। ये उलमा-ए किराम ये फ़ैसला कबली है, और उससे पहले हमें मालूम हुआ कि रहमान खान साहब की एक मीटिंग हुई बोलकर 10-15 हमारे ज़िम्मेदार बैठे थे। और एक मामला था कि शाफी सादी के पास हमारे पूरे बिलाल में, जामिया बिलाल में बैठकर पूरे लोग उनसे पूछ रहे थे कि आप गवर्नमेंट को मनाओ, गवर्नमेंट को मनाओ। शाफी सादी साहब कैसे गवर्नमेंट को मनाएंगे ये तो मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वक्फ बोर्ड की हद तक है, लेकिन सरकार को मनाना ये अवाम मना सकती है, ये जमहूरी हक़ है। और इसके अलावा उलमा-ए किराम इस वास्ते ये फ़ैसला लिए बोलकर मुझे मालूम हुआ, उसकी स्पिरिट में ये समझा कि एक तो रमज़ान का महीना है, और रमज़ान के महीने की वजह से एकदम रास्तों पर निकलना मुश्किल है, और दूसरा ये भी था कि कोई फसाद हो सकता है, कोई इंतशार हो सकता है, ये भी था। लेकिन मैं उलमा-ए किराम को ये मैं वादा दिलाना चाहता हूँ कि आपकी सरपरस्ती में जब भी एहतजाजात होंगे, कोई इंतशार नहीं होगा, कोई पत्थर नहीं पड़ेगा, तमाम हुकूक अपनाए जाएंगे। जैसे NRC के मौके पर, CAA के मौके पर उलमा-ए किराम ने बहुत अच्छा रोल निभाया था, लेकिन यहाँ पर हमारे सियासी कायदीन उलमा-ए किराम की जहन साजी करते हैं, चूँकि उनके एक लीडर के मामले को लेकर पूरा मिशनरी, कांग्रेस मिशनरी जो है एहतजाज पर है, तो ऐसे वक्त में एक दूसरी प्रायोरिटी लेना उनके लिए मुनासिब नहीं था, इसलिए वो लाकर जहन साजी करके वो कंफ्यूज कर गए। हालांकि उनका ये कहना था कि बीजेपी जानबूझकर इलेक्शन के करीब करीब इस तरह का हथकंडा अपना रही है ताकि मुसलमान सड़कों पर आए और फिर वो दिखा सके कि देखो मुसलमानों को किस तरह से हमने नुकसान पहुँचाया और आपका वोट हासिल कर सके। नहीं, मैं बोलता हूँ बीजेपी तो जानबूझकर अलग ऐलान कर रही है। जितने भी फैसले लिए हैं एंटी पीपल फैसले, आपको ये भी मालूम होना है, जैसे ही सरकार बैठी थी फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में ही गाँव कशी का फैसला लिए थे, तो तमाम चीज़ें जानबूझकर ले रहे हैं, वो अपना सियासी हिडन एजेंडा चला रहे हैं। लेकिन एक बात साफ लग रही है कि मुसलमानों में इत्तेहाद नहीं है, क्योंकि सब अलग अलग डिसीजन ले रहे हैं। नहीं, इत्तेहाद को कायम करने का एक बहुत अच्छा मौका है ये। इसमें एक मौका क्या है, तमाम लोग अगर बैठेंगे तो बहुत बड़ा एहतजाज हो सकता है। बड़े एहतजाज का माना बहुत भीड़ जमा लेना नहीं है, बल्कि अलग अलग मकतब फ़िक्र के लोग अगर सही तरीके से एक ही आवाज़ में बात करेंगे तो बहुत बड़ा प्रेशर आ सकता है। एहतजाज भी अगर बात करेंगे तो मैं भी चाहता हूं कि सिर्फ एक जमात को रखकर बैठकर एक फ़ैसला लेना सही नहीं है। सबको मिलाकर अगर मशवरा करेंगे हो सकता है इत्तेहाद आ जाएगा। आप अगर एक दायरे के अंदर रहकर कोई एक जमात को लेकर अगर मशवरा करेंगे तो आपको एक ही नज़र से दिखाई देगी। तो इत्तेहाद है हमारे पास, क्योंकि उलमा-ए किराम की बात को हम कभी नहीं छोड़ेंगे। ये जब आप फैसला ले रहे हैं तो सबको जो है कॉन्फिडेंस में लेना है, सबको एक मशवरे में लाना है, तब जो कर इत्तेहाद हो जाएगी। अच्छा, आप लोग एहतजाज कर रहे हैं पूरे रियासती सतह पर, क्या आपने कानूनी तौर पर कोई कार्रवाई करने के लिए भी कुछ आगे कदम बढ़ाए हैं? लीगल एडवाइस हम लिए हैं, फ़ौरन उसका एक पैनल बनाए हैं, और जो भी अलग अलग लीगली आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं उनके साथ कंबाइन होकर हम आगे भी बढ़ेंगे। चूँकि कानूनी एतबार से रेस में नहीं जाना है, कानून एक डिसिप्लिन प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर के तहत जो भी हमारे से ताउन है वो हम करेंगे। भले ही आप एहतजाज अलग कर रहे हैं, लेकिन कानूनी तौर पर आप सब एक साथ लड़ने वाले हैं? नहीं, हम एहतजाज में भी अलग नहीं हैं, चूँकि हमें जो भी उलमा-ए किराम के डिसीजंस मालूम हुए वो यूट्यूब के ज़रिए से मालूम हुए, तब तक हमारा ऑलरेडी डिसीजन हो चुका था। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, हम किसी से मुख्तलिफ नहीं हैं, हम अपनी बात को ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा स्पिरिट ये है कि जो भी एहतजाजात से फैसले आए हैं वो बहुत मुफीद हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल CAA का जो मामला ले लें, वो एहतजाज की वजह से हुआ, लेकिन एहतजाज का माना पुरतशद्दुद नहीं,
पुरअमन तरीके से कर सकते हैं। किसानों का मामला ले लीजिए, 1 साल तक दिल्ली में किस तरीके से किसान बैठे हुए थे। तो एक एहतजाज के ज़रिए से बड़े बड़े हुकूक़ को हम हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसका एक मॉनिटरिंग होना है, डिसिप्लिन होना है, सरपरस्ती उलमा इकराम की होना ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अदनान साहब जो SDPI के यहाँ के ज़िम्मेदार हैं। इनका कहना है कि जो उलमा इकराम की जो मीटिंग हुई थी उसमें SDPI के ज़िम्मेदारान को इत्तला नहीं थी और इन्होंने जब ऐलान किया उसके बाद उन्हें पता चला कि एहतजाज नहीं करना है। बहरहाल उन्होंने ऐलान कर दिया था, इसलिए एहतजाज उन्होंने किया है। SDPI के अलावा भी रियासत में मुख्तलिफ अज़ला में छोटे मोटे एहतजाज हुए हैं। कोप्पड़ में काफ़ी अच्छा एहतजाज हुआ है, काफ़ी बड़ा एहतजाज हुआ है कोप्पड़ में। मुख्तलिफ तंजीमें, दलित तंजीमें और गैर मुसलमान भी उस एहतजाज में शामिल थे। तमाम लोगों का यही कहना है कि जो 4% रिजर्वेशन को ख़त्म किया गया है वो बिल्कुल गलत है, गैर कानूनी है, नाइंसाफ़ी है। इसे रिवोक करना चाहिए। सरकार को इस फैसले को वापस लेना चाहिए। देखना होगा कि आने वाले दिनों में मुस्लिम तंजीमें किस तरह से अपना पक्ष रखती हैं, कानूनी और एहतजाज किस तरह से होते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फ़िलहाल उलमा इकराम ने कहा है कि किसी तरह का एहतजाज फ़िलहाल ना हो ताकि अमन बरकरार रहे। इंतखाबात बिल्कुल करीब हैं, कानूनी लड़ाई बेहद ज़रूरी है। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।